हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ट्यूटर स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019। तो देखो, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका सेक्शन बी, यानी कि जो आपका सेट में चल रहा है 4 316 डीजे। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे आपका जो जनरल इंग्लिश का जो पोर्शन है, जो ग्रामर का पोर्शन कह सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो समझने का है, इसलिए आपको आज की वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से मिल सके। तो वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आज का टॉपिक हम बता चुके हैं बहुत ही अच्छा है, ग्रामर का टॉपिक है। और ये टॉपिक ऐसा है कि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे अच्छी तरह से, तब तक समझ में अभी ये नहीं आएगा। इसलिए बहुत ही अच्छी तरह से आपको बड़े ध्यान से इसको समझना है, ठीक है। ज़्यादा भी दिक्कत नहीं लेनी है, क्योंकि हम इसके जो रूल्स हैं वो पहले आपको डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ आपको इसको समझना है और इसको समझने के बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि एग्जाम में आप इसे लिख सकें, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी, और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019। तो इस समय चल रहा है आपका सेट नंबर 4 316 डीजे, और हम इसमें सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट नंबर है 4, यानी कि 3 पार्ट इसके कंप्लीट हो चुके हैं, और इसमें हम चौथा पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, बहुत ही आसानी समझना है, और आज हम डिस्कस करेंगे आपकी इसमें 4 चीज़ें आती हैं, यानी कि 1 2 3 4। फर्स्ट पर है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर कंबाइन द सेंटेंस, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, और इसके बाद करेक्ट, जिसे हम सिंटैक्स कहते हैं। तो चारों ही टॉपिक बहुत ही बढ़िया हैं, और ऐसे टॉपिक हैं जब तक आप इन्हें नहीं समझोगे अच्छी तरह से, एग्जाम में आप नहीं कर सकते हैं। और सबसे खास बात आए कि ये ग्रामर का टॉपिक है, और इसमें मार्क्स भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से मिलते हैं। तो आपको पता होगा, क्योंकि जैसा मैथ में मार्क्स मिलते हैं, सेम कंडीशन ग्रामर में भी ऐसे ही मिलते हैं। यदि आपने बिल्कुल सही किया है तो मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, गलत किया है तो पूरे मार्क्स काट दिए जाएंगे। इसलिए इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम आपको समझाएंगे, बहुत ही अच्छी तरह समझना है, बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं होगी, बहुत ही आसानी से समझ में आपके आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन है इसमें 9A का क्वेश्चन है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो निम्नलिखित जो आपको बिंदु यानी कि क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से किसी एक का आपको क्या करना है, इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है आपको इसको। तो देखो, हमने आपको बताया था कि इसमें आपको 2 दिए होते हैं, और 2 में से केवल आपको किसको करना है, किसी एक को करना है। बट यहाँ पर हम दोनों को डिस्कस करेंगे, ताकि इनमें से कोई सा भी एग्जाम में आ जाए और आप उसे अच्छी तरह से कर सकें। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो सेट हैं आपके बचे हुए हैं, चौथा है, 5वां है, छठा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट हैं, और अक्सर इनमें से एग्जाम में आ जाते हैं। इसलिए प्रत्येक टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, ही सेड टू द टीचर, सर विल यू नॉट टीच मी टुमारो। तो देखो, हमको क्या करना है, सबसे पहले सेंटेंस को डिक्लेयर करना है इसमें, और इसको देखना है। देखो, इसमें सैड आ गया तो क्या हो गया, पास्ट हो गया आपका, बस इतना ध्यान रखना है। इसमें सैड आ गया, हमारा पास्ट है। अब दूसरे में देखते हैं, देखो विल शुरू में आ रहा है और अंत में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव। क्या हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। दोनों ही चीज़ें आपने पहचान ली हैं, पहचान लिया, बनाना शुरू करते हैं। देखो, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आपको क्या दी है, ये सर शब्द दे दिया है। क्या दिया, सर, और सर शब्द से क्या होगा, थोड़ी सी आपको लगेगा क्या होगा, इसमें कुछ नहीं है। मैंने आपको एक रूल से लिखाया था कि यदि वाक्य में सर, मैडम ये शब्द आ जाते हैं तो हम विद रेस्पेक्ट या रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर देखिए, ही सैड, क्या है, ही सैड। तो देखो, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सैड के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये ही आस्क्ड, और फिर टू को हटा देंगे, द टीचर। कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, हमने बताया था। अब सर शब्द आ गया तो विद रेस्पेक्ट लगा दो या रेस्पेक्टफुली लगा दो, तो विद रेस्पेक्ट लगा देते हैं। अब कॉमा हटा क्या लगाते हैं इंट्रोगेटिव में, इफ या वेदर लगाते हैं। तो ये तो पता ही आपको, हमने इफ लगा दिया।
वेदर शब्द को लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट क्या है कि वेदर में हो सकता है कि आपको वेदर शब्द लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, इसीलिए आप केवल इफ का ही प्रयोग करोगे। ठीक है, मेरी बात समझ गए होंगे कि हमें इफ का ही प्रयोग क्यों करना है, कि हो सकता है कि वेदर शब्द की आपको स्पेलिंग गलत हो जाए, काफ़ी लंबा वर्ड है तो हो सकता है कि दिक्कत हो, लेकिन इफ में आपसे कोई गलती नहीं होगी, कोई दिक्कत। मैं आपको वही बात बताऊंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, लाभदायक होगी, जिससे आपको बेनिफिट हो। वेदर लिखोगे समय भी ज़्यादा वेस्ट होगा, स्याही भी वेस्ट होगी, और सबसे कीमती आपका समय है देखा जाए तो। और इफ का आपके 2 अक्षर हैं, बहुत ही आसानी से लिख दोगे। ठीक है, अब आगे देखिए, ये है विल यू नॉट टीच मी टुमारो। तो कोई बात नहीं, हमको क्या करना है, वाक्य को साधारण करना, ये तो पता ही है आपको। तो ये विल है तो इसको क्या कर देंगे, वुड कर देंगे। अब इसको साधारण करेंगे तो विल पहुंच जाएगा यहाँ पर और यू आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो यू को हम बदलेंगे, कौन सा पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है। कौन सा है, सेकंड पर्सन। तो हमने एक रूल लिखाया था कि फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्ट से और थर्ड पर्सन नो चेंज, इतना ही याद रखना है। तो यू को किससे बदलेंगे, टीचर से बदलेंगे। तो टीचर क्या है, एक पुरुष है, तो क्या कर देंगे इसको हम ही। कोई परेशानी बात तो नहीं है, ठीक। अब आ गया विल, विल को क्या कर देंगे, वुड, ही वुड, इतना हो गया। नोट दिया हुआ है, नोट लगा दीजिए, टीच। अब आ गया आपका मी, क्या है, मी। तो मी हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। आई मी माई बी अस अवर, यू होता है आपका सेकंड। तो जब फर्स्ट पर्सन है तो किससे बदलेंगे इसको, सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट क्या है आपका, ही। तो ही के हिसाब से ही होना चाहिए, लेकिन दिया हुआ है आपको मी, तो ही को मी की सीध में ले जाएंगे। तो देखो क्या हो जाएगा उसको, हिम, क्या हो जाएगा, हिम, हिम हो गया। आगे क्या है फिर, टुमारो, और टुमारो को क्या करते हैं, द नेक्स्ट डे कर देंगे इसको। कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ आपको रूल याद रखना है। और यदि आपको इसकी जानकारी अच्छी तरह से लेनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके जो भी हमने आपको वीडियो प्रोवाइड की है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, उनको आप देख लेना। आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी दिक्कत है, वो सब क्लियर हो जाएंगी। अब सेकंड को देखते हैं इसका। द ओल्ड मैन सेड, यानी बूढ़े आदमी ने कहा, टू द बॉय, किससे कहा, लड़के से कहा। ठीक, डोंट डिस्टर्ब, परेशान मत करो। मी माने मुझे, वाइल आई एम वर्किंग, में काम कर रहा हूँ, जब तक मैं काम कर रहा हूँ। वाइल माने जबकि कह सकते हैं। तो मुझे परेशान मत करिए जबकि मैं काम कर रहा हूँ, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक, अब हमको पहचानना है। देखो शुरू में क्या दिया है, डू नॉट, और जब डू नॉट आए तो क्या होता है, वो इम्पेरेटिव होता है। तो समझ गए होंगे आपकी इम्पेरेटिव है। इसमें भी देखो सैड आ गया तो पास्ट हो गया। ठीक, अब बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले थोड़ा सा सोचना कि इंपेरेटिव में कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, इस तरह के। तो इंपेरेटिव में कॉमा हटा के हम टू लगाते हैं, इतना आपको पता होगा। और सैड के स्थान पर यदि डू नॉट दिया हो तो हम इसे 2 तरह से बना सकते हैं। एक तो हम इसको फॉरवर्ड से बना सकते हैं, और हम इसको ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस से भी बना सकते हैं। तो दोनों ही बातें मैं आपको बताऊंगा ताकि आपका हर चीज़ आपकी क्लियरली समझ में आ सके। ठीक है, तो सेकेंड को देखिए, ये आपका 9A का पहला है। कौन सा है, 9A का पहला था, और ये 9A का ही दूसरा है। ठीक है, तो द ओल्ड मैन फॉरवर्ड, द ओल्ड मैन फॉरवर्ड, टू को हटा देंगे, द बॉय। ठीक, यहां तक हो गया। इसके बाद क्या है, कॉमा हटा क्या लगाते हैं, हमने आपको बताया था, टू लगाते हैं। डू नॉट को हटा देंगे, डिस्टर्ब। डिस्टर्ब मी। अब मी कौन सा पर्सन आ गया, मी आपका फर्स्ट पर्सन है, तो मी को किससे बदलेंगे, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या, ओल्ड मैन कोई व्यक्ति है, तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, वाइल का वाइल ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको। और इसके बाद देखो आई आ गया। आई कौन सा पर्सन है, हमारा फर्स्ट पर्सन है। ये हमने देखो एक टेबल बताई थी आपको, एक टेबल होती है चेंज ऑफ प्रोनाउन। किसकी, एक टेबल होती है चेंज ऑफ प्रोनाउन। यदि आपको टेबल अच्छी तरह से याद होगी तो आप इनको बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो जो विद्यार्थी नए हैं वो, उनको क्या करना है, वो प्ले लिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं कि इस
टेबल को हम किस तरह से बदलते हैं, मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इस टॉपिक को डिस्कस किया है उसमें। तो देखो आई को हम किससे बदलेंगे, ओल्ड मैन से। तो कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति के लिए क्या लगाते हैं हम, ही का प्रयोग करते हैं। इस आर को क्या कर देते हैं, वाजबर। तो ये भी हमने रूल लिखाया था कि जब पहला वाक्य हमारा यानी पास्ट में है तो दूसरा वाला बदल जाता है। तो कैसे बदलता है उसको हमने एक सारणी का बेस दिया था। किसका दिया था, एक सारणी। तो सारणी बेस पर आप बहुत ही आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं, जिसमें हम इस आर को वाजबर बदलते हैं। तो ही वाज वर्किंग। इस तरह से देखो 9 का ये टॉपिक जो है समाप्त हो चुका है। अब आ जाइए बी पर। बी में क्या कहता है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज ब्रैकेट, यानी कि जैसा ब्रैकेट में दिया है, जैसा ब्रैकेट में कहा है, उसी हिसाब से आपको सेंटेंस को बदलना है। तो देखो इसमें कह रहा है सिंपल सेंटेंस करिए। क्या करिए, सिंपल सेंटेंस। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें वाक्य को पहचानना है कि वाक्य की कंडीशन कैसी है। क्योंकि मैंने देखो सिंपल करने के आपको छोटे बड़े 8 तरीके बताए थे। कितने बताए थे, 8 तरीके बताए थे। और 8 के मैंने कुछ अंदर और भी बिंदु बताए थे। तो प्रत्येक टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। इसमें जो क्वेश्चन दिया है मैं उसी टॉपिक को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन दिया है ये एब्सोल्यूट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट द्वारा सिंपल करना, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट द्वारा सिंपल करना। तो इसका नियम क्या होता है कि जब पहला वाक्य पैसिव का हो और उसमें वाजवर दिया हो, क्या दिया हो, वाजबर दिया हो, तो इसमें 2 ही रूल हैं कि एक तो ऐसा है कि इज आर एम वाजबर विल बी सर ये दिए तो इनको हम बीइंग में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं, बीइंग में बदलते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि वाजबर तो दिया हो और उसके साथ साथ पैसिव भी हो, वाक्य क्या हो, पैसिव हो, तो क्या करते हैं कि उसमें हम हैविंग के साथ बीन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, हैविंग के साथ बीन का प्रयोग करते हैं। यही याद रखना है इसमें आपको, बहुत ही आसानी से बना लोगे इसको आप। तो देखिए ये है 9B, क्या है 9B का पहला ही क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, द थीप वाज, क्या आ गया, वाज आ गया। तो हमने बताया था वाज को हैविंग बीन बदल देंगे। तो बनाते हैं इसको, देखिए द थीप हैविंग बीन, बाकी सब कॉट। अब दूसरा वाक्य आ गया, कॉमा लगा दीजिए, द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आपको रूल पता होना चाहिए, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ध्यान से एकदम फ्री माइंड होकर समझना है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और आप इसको आसानी से कर सकें, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहता है, यू हैव पुट द ऑर्नामेंट समवेयर, यू हैव पुट द ऑर्नामेंट समवेयर। अब एक वाक्य हो गया। दूसरा, प्लीज शो मी द प्लेस, मुझे उस स्थान को दिखाइए। तो देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये इसमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करना है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की मैंने कंडीशन बताई थी कि यदि किसी व्यक्ति की बात हो तो हु, हुम, हुज का प्रयोग करते हैं। यदि किसी छोटी वस्तु या छोटे स्थान की बात हो तो हम डेट लगाते हैं, और बड़ी वस्तु बड़े स्थान की बात हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, वेयर का प्रयोग करते हैं। किसका, यानी कि स्थान के लिए वेयर लगाते हैं। तो देखो प्लेस शब्द आ गया है तो किसका प्रयोग करेंगे इसमें, वेयर का। लेकिन जब वेयर का प्रयोग करेंगे तो लास्ट वाला सेंटेंस पहले आएगा। तो देखिए सेकंड का है ये, तो बनाना शुरू करते हैं, प्लीज, प्लीज शो। प्लीज माने कृपया, शो माने दिखाइए। क्या दिखाइए, मी, मुझे दिखाइए। और क्या दिखाइए, द प्लेस। प्लीज शो मी द प्लेस, मुझे वह स्थान दिखाइए जहां, और जहां के लिए क्या लगाएंगे हम, वेयर, वेयर। अब इसको यहां से लिख दीजिए, यू हैव पुट द ऑर्नामेंट्स, बस यहीं तक। समवेयर को हम हटा देंगे क्योंकि ये जहां के लिए आया है और इसमें हमने वेयर का प्रयोग किया है।
हम इसको वहाँ पर यूज नहीं करेंगे। अगर आप गलती से लिख भी देते हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मुख्य चीज़ है वो हमको क्या देखना है, हमने किसका प्रयोग किया है। तो वेयर का प्रयोग किया है। इस तरह से बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कंबाइन किस तरह से करते हैं। अगला क्वेश्चन है सी पॉइंट। टोटल इसमें आपके 4 पॉइंट है, डी भी है। तो पहले सी को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज ब्रैकेट, यानी कि जो 2 वाक्य दिए हुए हैं उनको ब्रैकेट के अनुसार आपको चेंज करना है। तो देखिए क्या करना है इसमें। पहला है डिड द हंटर शूट द लॉयन पैसिव वॉइस। क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो देखो हमने एक्टिव पैसिव का जो टॉपिक था उसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। अगर हम इस वाक्य को समझाएंगे ये भी आपकी समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरह से। लेकिन आपको अगर डिटेल में पढ़ना है, जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी आगे आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन भी आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, डिड द हंटर शूट द लॉयन। तो देखो शुरू में डिड दिया हुआ है तो कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। और देखो एक्टिव पैसिव की खास बात यह है कि यदि वाक्य असर्टिव है तो पैसिव उसका असर्टिव ही बनेगा, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव है तो पैसिव उसका इंट्रोगेटिव ही बनेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह से। अगर सेंटेंस इंपेरेटिव है तो पैसिव उसका इंपेरेटिव में बनेगा। ठीक है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो देखो शुरू में हमारी एच बी आ रही है तो हम शुरू में एच बी ही लगाएंगे। तो देखो इसमें हमने आपको बदलने का नियम बताया था और हमने चेंज द एचवी के नाम से एक टॉपिक बताया था कि यदि ये एचवी हो तो उसे इसमें बदल दो, ये हो तो इसमें से बदल दो। और इसमें दिया हुआ आपका डिड, क्या है डिड। तो डिड के लिए हमने लिखवाया था वाजवर। क्या लिखवाया था, वाजवर। यानी डिड दिया हो तो क्या करते हैं, उसको हम वाजवर में उसको हम चेंज कर देते हैं। तो ये इसका तीसरा पॉइंट है ये सी, यानी सी का फर्स्ट है। तो क्या करेंगे, डिड को हम क्या कर देंगे, वाजवर, वाज। अब क्या लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द लॉयन, वाज द लॉयन। अब ये आ गया, फिर इसके बाद एच भी आ गई, ये भी आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो ये सूट दिया हुआ है तो ये फर्स्ट फॉर्म है, और जब इसकी हम सेकंड फॉर्म करेंगे तो इसका एक ओ कम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, 2 ओ दिए हैं तो एक ओ कम हो जाएगा इसका। ठीक है, तो वाज द लॉयन, तो एक को कम हो जाएगा इसका सूट। ठीक, फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर अदर वर्ड कुछ है नहीं, बाय द हंटर क्वेश्चन मार्क। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ये डिड को हमने कहाँ पहुंचा दिया, वाजवर कर दिया, ये नियम के अनुसार है। यानी कि इज आर, जैसे कि इसके ऊपर होते हैं कि डू डज ऐसे दिया तो उसको हम इज आर एम कर देते हैं, इज आर एम दिया हो तो इज बीइंग आर बीइंग कर देते हैं। ऐसे ही इसका डिड दिया है तो उसको वाजवर कर देते हैं, और वाजवर दिया हो तो वाजबिंग करोगे। ये इसकी एक सारणी है, हमने बहुत अच्छे से आपको लिखवाई थी, याद भी करवाई थी। तो मैं बता चुका हूँ कि जो विद्यार्थी नए उसको देख सकते हैं। तो क्या होगा, इसको हमने वाजवर कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को इधर ले आए, इस सब्जेक्ट को इधर पहुंचा दिया, इसकी थर्ड फॉर्म कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। और सब्जेक्ट से पहले क्या लगा देते हैं, बाई लगा देते हैं। डेट क्लियर। अगला दूसरा क्वेश्चन है, वो क्या कहता है, वेरी फ्यू गेम्स, बहुत थोड़े से खेल, आर सो पॉपुलर, इतने पॉपुलर हैं एज क्रिकेट, जितना क्रिकेट। तो इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। किसमें बदलना है, कंपैरेटिव में। अब कौन सी डिग्री दी हुई है, तो ये भी बताए थे हम आपको। देखो सो एज आ रहा है, हमने बताया था सो एज या एज दिया हो तो वो हमारी पीडी आई मीन पॉजिटिव डिग्री होती है। कौन सी होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है। और बदलना किसमें हमको, इसको कंपैरेटिव डिग्री में, यानी कि शॉर्टकट में इसको हम सीडी कह सकते हैं। तो हमें इसे सीडी में बदलना है, कोई परेशानी बात नहीं है। ठीक, जब सीडी में बदलना है तो सीडी का नियम होगा। तो सीडी का नियम क्या होता है, पहले आता है लास्ट सब्जेक्ट। क्या आता है, लास्ट सब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका शुरू का सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, और ये हो गया आपका लास्ट का सब्जेक्ट। ठीक है, तो क्रिकेट पहले आ जाएगा आपका, क्रिकेट, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्रिकेट लिख दिया, एच भी लगा लीजिए, क्रिकेट एक है तो क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या आएगी, डिग्री फॉर्म। तो पॉपुलर की कोई डिग्री नहीं बनती है। तो हमने एक नियम लिखवाया था आपको कि जब किसी वर्ड की डिग्री नहीं बन रही हो, जब किसी वर्ड की डिग्री नहीं चेंज हो रही हो, तो उसके लिए एक नियम याद रखना है कि यदि हमको सीडी बनानी है तो हम उससे पहले क्या लगा देंगे, मोड लगा देंगे। और एसडी बनानी है तो उससे पहले क्या लगा देंगे, मोस्ट लगा देंगे। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पीडी लगा इसके लिए बनानी है,
पीढ़ी बनानी है इसके लिए, तो उसके लिए हम मच लगा देते हैं। तो तीनों ही वर्ड मैंने लिख दिए हैं। वैसे तो जो इसका नियम होता है वो होता है कि अगर हमको CD बनानी है तो हम इसमें ER लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ER। और हमको SD बनानी है तो हम इसमें EST लगाते हैं। तो ये दोनों वर्ड आप भी याद रखोगे। लेकिन ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हमने लिखवाया था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी CD और SD नहीं बनती है, तो हम CD के लिए उस शब्द से पहले मोर लगाते हैं और SD बनानी हो तो उससे पहले मोस्ट लगाते हैं। तो देखो इसको हमने क्या बनाया, CD बनानी है तो क्या लगा लेंगे, द क्रिकेट इज मोर पॉपुलर, द क्रिकेट इज मोर पॉपुलर। और देखो CD में देन लगाते हैं और इसमें शुरू में क्या दिया, वेरी फ्यू। क्या दिया है, वेरी फ्यू। तो वेरी फ्यू को हमने एक इसकी भी सारणी बताई थी, वेरी फ्यू को मोस्ट अदर में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, मोस्ट अदर। और फिर लगा दीजिए फर्स्ट सब्जेक्ट मोस्ट अदर और फिर क्या है, गेम्स। कोई भी दिक्कत नहीं है, यहां से लिया आपने, HV को लिख दिया, इसको मोर लगा के जोड़ दिया, इसको यहां से वेरी फ्यू को मोस्ट तक कर दिया, गेम्स का गेम्स आ गया। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अगला जो टॉपिक है आपका डी टॉपिक में क्या है, करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी किन्हीं 2 वाक्यों को आप बदलिए, किन्हीं 2 वाक्यों को आप बदलिए। तो देखो इसमें मैं अदर पेन का यूज करूंगा ताकि आप ध्यान से इसको समझ सकें। और देखो चारों ही सेंटेंस नियम के अनुसार हैं, जो हमने रूल्स बताए थे आपको, बहुत ही इससे समझाए थे। पहले हम रूल्स बताते थे, फिर उसकी एक्सरसाइज बताते थे ताकि आप उसको ठीक से समझ सकें, और फिर उसकी एक मिक्स एक्सरसाइज कराते थे ताकि उसको आप और बढ़िया तरह से समझ सकें। ठीक। तो देखिए, दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब इन द पीस ऑफ माइंड। तो देखो हमको न्यूज शब्द दिखाई दे गया। क्या दे गया, न्यूज शब्द। तो इसका नियम ये था कि कुछ शब्द देखने में कैसे लगते हैं, बहुवचन लगते हैं। कुछ शब्द देखने में बहुवचन लगते हैं लेकिन वास्तव में कैसे होते हैं, वो एक वचन होते हैं। तो उस कंडीशन में जब एक वचन होगा तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा। और ये दीज है तो हम इसको दिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर गलती से ना भी कर पाओ तो कोई बात नहीं, आपका इस हैज से ही आपका काम हो जाएगा। तो समझ गए होंगे, न्यूज को एक वचन मानते हैं तो क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे। अगर आपको इसमें जोड़ना है तो उसको हम दिस कर सकते हैं। अगर गलती से यहाँ पर दीज ही रह गया तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि मुख्य चीज़ हमारा इसमें न्यूज़ है। ठीक है। तो समझ गए होंगे कि जब न्यूज़ शब्द आए, और भी बहुत सारे शब्द हैं इसमें, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, ये शब्द हैं, मैथमेटिक्स है, देखने में कैसे लगते हैं, बहुवचन है। रियलिटी में क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। तो जब एक वचन होंगे तो HV एक वचन की आएगी तो हैज लगा देंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है। आगे देखो दूसरा वाक्य क्या कहता है, इट इज आई हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो देखो इसमें हमें एक चीज दिखाई दे रही है, आपको भी दे रही होगी, हु। तो हु होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है कि जो HV आती है वो पहले कर्ता के अनुसार आती है। किसके अनुसार आती है, पहले कर्ता के अनुसार। यानी कि जो इज दिया हुआ है वो हमारा पहला कर्ता क्या है, आई है ना, इसके जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो कर्ता होता है उसके अनुसार आती है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या है, आई है, और आई के हिसाब से इज तो गलत है मेरे हिसाब से, तो क्या आएगा, और आई के साथ क्या आता है, एम आता है। क्या आता है, एम। तो समझ गए होंगे, यानी कि इज, इट के हिसाब से इज आ गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन आई के हिसाब से क्या आना चाहिए, यहाँ पर एम आना चाहिए। यहाँ क्या दिया हुआ है, इज, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ये रिलेटिव प्रोनाउन का आपका क्वेश्चन है। और ये आपका किसका है, ये पहला ही टॉपिक है आपका, नाउन वाला है। कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ क्रिया एक वचन की आती है, तो नाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन भी आ गया। अगला देखते हैं, बीइंग ए कोल्ड नाइट आई स्टेड इन माई हाउस। तो देखो इसमें क्या दिया है, बीइंग। तो ये हमारा पार्टिसिपल का क्वेश्चन है। किसका है, पार्टिसिपल। तो हमने आपको एक रूल लिखाया था कि जब वाक्य के शुरू में बीइंग दिया हो और दूसरा वाक्य भी इस कॉमा से शुरू हो रहा हो, तो बीइंग वाले वाक्य को सही करना हो तो शुरू में आप क्या लगा दो, इट लगा दो। बस क्या लगा दो, इट। क्या लगा दोगे इसमें बेटा, इट लगा दोगे और आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से करेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इट बीइंग ए कोल्ड नाइट। हो गया, नहीं हो गया। तो ये बातें आपको याद रखनी है, इनको इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इंग्लिश को आप इतना इजीली न लें,
क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि लगता तो बहुत ईजी है, लेकिन जब इसको करने बैठते हैं ना तो बहुत ही गलत, बहुत ही टेढ़ा मालूम पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कुछ लिखी जाती है, कुछ पढ़ी जाती है, और इसमें अपवाद बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं आपको बता दूं, ये इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा अपवाद होते हैं। टीचर्स कभी कभी गलत हो जाते हैं इसमें। क्यों गलत हो जाते हैं? क्योंकि जब हर व्यक्ति को या हर स्टूडेंट को हर चीज़ की जानकारी नहीं होती है। हम कहते हैं कि ये ऐसे ऐसे होता है, लेकिन एक नियम ऐसा भी आएगा कि उसमें ऐसा नहीं होगा। हमने देखो स्टोरी में आपको रूल लिखाया था, उसमें क्या था कि डू डज के साथ क्या होता है, डू डज साधारण वाक्य में प्रयोग नहीं होता है, लेकिन उसका भी प्रयोग हो जाता है, डू डज का प्रयोग भी। यानी कि हम कहें वह जाता है, तो आप कहोगे ही गोज, यही तो कहोगे ही गोज। और हमने कहा वह जाता तो है, तो क्या हो गया, वह जाता तो है, तो ही डज गो हो गया। तो अब क्या दिक्कत हो गई, अगर कोई इसको बिना हिंदी के लिखा हुआ देखेगा, हमने कहा कि वह जाता है, तो आप कहोगे कि ही गोज, और करेक्ट है, बिल्कुल सही है। और हमने कह दिया इसमें कि वह जाता तो है, अब हमने इसमें तो है लगा दिया। अब क्या होगी इसकी, ही डज गो। अब बताओ क्या दिक्कत है? अगर हम इसको छुपा लें और इसी को लिखा रहने दें आपका ही डज गो, तो जो भी विद्यार्थी या कोई टीचर्स इसको देखेगा, टीचर्स को जानकारी होती है, जब विद्यार्थी इसको देखेगा तो क्या कहेगा, गलत बना दिया है, ही के साथ डज लगा दिया है, ये तो सेंटेंस गलत है। तो देखो ऐसा होता है, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अपवाद होते हैं। तो ये बात नहीं है कि टीचर से गलती हो गई है, ये उस हिसाब से सही है जिस हिसाब से होना चाहिए। आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके साथ बिल का प्रयोग भी हो जाता है जब किसी कार्य पर दबाव दिया जाए तो। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखोगे बहुत ही अच्छी तरह से। वैसे हम इसको बीच बीच में बताते रहते हैं ताकि आपको भी याद आ जाए और आपको आगे तक भी याद रहे। ठीक है, जैसे जैसे कोई चीज़ जहाँ पर आ जाती है तो उसको हम बता भी देते हैं। तो समझ गए होंगे यहाँ पर क्या होगा, इट का प्रयोग होगा। आई एम ग्रेटफुल फॉर यू टू योर काइंडनेस। तो देखो ये सेंटेंस आपको देखने में बिल्कुल सही लग रहा होगा, कहोगे इसमें तो कोई गलती नहीं दिखाई दे रही हमको, सब कुछ सही सा दिख रहा है। लेकिन ग्रेटफुल के बाद क्या आता है, टू का प्रयोग होता है। तो ये टू यहाँ आ जाएगा, ये फॉर यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंडनेस। तो देखो बहुत बड़ी कैसी गलती दी, कुछ भी नहीं है, इसको इधर करना है, इसको इधर करना है, हो गया सही। लेकिन एग्जाम में आपको केवल 2 करने हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो 2 4 में 2 तो ऐसे मिल ही जाएंगे जिनको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो और कर सकते हो। जो हमने रूल्स लिखाए हैं, यदि उनको आपने एक बार अच्छी तरह से पढ़ लिया, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका ये सिंटैक्स का क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें चारों को बताया है, एग्जाम में आपको 2 करने हैं, इसको कर देना, इसको कर देना, ये ना आए तो इसको समझना बहुत इजी है, क्योंकि ये तो समझ में नहीं आएगा, ये तो बहुत ही थोड़ा मामला टेढ़ा सा है कि कहाँ क्या लगना है। प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है कि कहीं लगता है, कहीं नहीं लगता है, किसी शब्द का तो लगता है और किसी शब्द का नहीं लगता है। बात समझे ना, यानी कि कहीं तो कोई वर्ड नहीं आ रहा है फिर भी प्रीपोजिशन आ जाती है, और कहीं कोई वर्ड आ रहा है तब भी प्रीपोजिशन नहीं आती है। जैसे राम ने मोहन से कहा, अब राम ने कहा, अब ने की तो इसमें कोई अंग्रेजी आई ही नहीं। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग होते हुए भी नहीं आता है। तो प्रीपोजिशन को थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, ये प्रीपोजिशन है आपकी, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे। हमने इसको बहुत अच्छे इसके वीडियो प्रोवाइड किए थे, और स्टोरी में भी इसका टॉपिक लिया था हमने, और इसके साथ साथ हमने इसको सिंटैक्स में बहुत ही बढ़िया तरह से क्लियर किया था। ठीक है, लेकिन ज़्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि आपको 2 ही वाक्य करने हैं। तो समझ गए होंगे प्रत्येक टॉपिक को। देखो हमने बहुत ही से डिस्कस किया, पहले डायग्राम को बताया, और हर तरह से मैंने हर टॉपिक को खुल के बताया है ताकि आप इस सेंटेंस मात्र से ही वीडियो को पूरा समझ सकें। और आपकी अनसॉल्व की क्लास है तो आपको पता ही है, और जब पेपर बनाया जाता है तो आपको पता ही होगा कि 10 साल के कम से कम पेपर रखे जाते हैं, और उसके बाद 70% जो पेपर लिया जाता है वो अनसॉल्व बेस पर लिया जाता है, और 30% उसमें से नया बेस पर लिया जाता है। यानी कि जो बुक में से क्वेश्चन आने हैं उनको लेना है, लेकिन 70% जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके अनसॉल्व बेस पर आते हैं। ठीक है, इसलिए आपको बहुत ही अच्छी तरह से इन अनसॉल्व को तैयार करना है। यदि आपने अनसॉल्व को ही केवल तैयार कर लिया तो मैं गारंटी दूं 70% तो आपको मिल ही जाएगा, और आपने मोस्ट इंपोर्टेंट को कर लिया इसके साथ में तो 30% आपको वहां से मिल जाएगा। तो क्या होगा, पूरा 100
नंबर मिला नहीं मिला, इसीलिए आप 100% हो सकते हैं यदि आप मेरी बात को ध्यान से समझें, क्योंकि 70% किससे आ गया, अनसॉल्व्ड से आ गया, और अनसॉल्व्ड आपने सभी कर लिए, बढ़िया था, समझ लिए, और बचा 30% ये किससे आ गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट से आ गया। तो क्या रह गया, पूरा 100% हो गया। तो हम गारंटी देते हैं कि आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं मिलेगा जिसे आप कर ना सको, भले ही आप उसे टाइम बेस पर कैसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसे आप कर ना सको, जो हमारी वीडियो को देखते होंगे, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, बहुत इस तरह देखना है, समझना है। ग्रामर का टॉपिक है, ग्रामर में नंबर मैथ जैसे मिलते हैं, इसलिए इसको बहुत इसे समझना है। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक ऐसे करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फायदा उठा सके, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।